भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाइयाँ देता हूं। भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं और 78वां वर्ष ये आ रहा है। इसके अंदर बहुत कुछ होना था कि देश के जो शहीद अ, लोग हैं और महापुरुष हैं, संत हैं, गुरु हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था और अपने जो उद्देश्य सोचे थे, वो उद्देश्य हमें लगता है पूरे नहीं हुए हैं। हम देखते हैं कि शहीदों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, महापुरुषों ने, संतों ने, गुरुओं ने अपना जीवन लगा दिया। तो उनके क्या सपने थे? वो चाहते थे कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित, भाईचारे वाला और एकता वाला देश बने। लेकिन ऐसा आज नज़र नहीं आता है। हम उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उन सब शहीदों को सैल्यूट करते हैं और उनके अधूरे सपने को हम साकार करने की प्रेरणा लेते हैं। आज हम देखते हैं कि भाई देश के अंदर कितनी बराबरी आई, कितना भाईचारा हुआ और कितना देश विकसित हुआ। हमने अंग्रेज़ों को इस देश से इसलिए भगाया था कि हम ये महसूस कर रहे थे कि हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है और हमें जो है वो शासन प्रशासन में पूरी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा आरोप लगाया गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो हालत है वो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर हो गई है और भारत एक नॉन पार्टिसिपेटरी अंधविश्वासों से भरा हुआ गैर बराबरी वाला देश बन गया है और इसको बनाने का जो श्रेय है, ऐसा करने का जो आरोप है वो इस देश के वासियों का है, भारतीयों का है। और यहाँ पर जो लोग शासन सत्ता में रहे हैं, जो यहाँ चंद जिनको हम मनुवादी लोग कहते हैं, हिंदूवादी लोग कहते हैं, आर्य लोग कहते हैं, जो विदेश से आए हुए, मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, वो यहाँ शासन सत्ता में रहे हैं। 78 साल तक जो है वो शासन सत्ता में रहे हैं और उन्होंने भारत के जो लोकतंत्र को, जो कि यहाँ पर महापुरुषों और शहीदों के योगदान के बाद में आया है, उसको इन्होंने जो है तार-तार कर दिया है। आज हम देखते हैं कि जो एजुकेशन जो अंग्रेज़ों के टाइम पे मिलती थी, आज वो एजुकेशन भारत के अंदर नहीं मिलती है और जो यहाँ के सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका जो है स्तर है वो गिरा दिया गया है और यहाँ पर निजी क्षेत्र के जो स्कूल है, कॉलेज हैं, उनके अंदर यहाँ पर इतने संसाधन और इतनी सुविधाएँ उपलब्ध कराई कि यहाँ जो थोड़े से जो लोग हैं, वही उसके अंदर जा सकते हैं, बाकी सब जो लोग हैं, वहाँ यहाँ पर शिक्षा से वंचित कर दिए हैं। ऐसा हाल अंग्रेज़ों के समय में नहीं था। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो यहाँ की शिक्षा है, उसको भी यहाँ पर यहाँ की चिकित्सा है, उसका भी यहाँ पर बुरा हाल करके रखा है। जैसे अंग्रेज़ों के वक़्त के जो अस्पताल हैं, लेडी हार्डिंग है, विलिंगडन है, इरविन है और सफदरजंग है, वो बड़े-बड़े विशालकाय अस्पताल बने हैं और वहाँ पर जो है दूसरे अस्पतालों की बजाय सरकारी जो संस्थान हैं, वहाँ पर सभी सुविधाएँ हैं। ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए अस्पताल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज़ादी के बाद यहाँ पर जो सरकारों ने जो अस्पताल बनाए, वो यहाँ पर छोटे-मोटे औषधालय बनाए, यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ बनाई, पीएचसी बनाई, सीएचसी बनाई, लेकिन वहाँ पर जो है इलाज के नाम पर वहाँ पर सिर्फ एक गुमराही का काम होता है। इसी तरह से यदि देश की राजधानी के अंदर कोई अस्पताल बनाए तो वो छोटे-मोटे अस्पताल बनाए हैं, जिनके अंदर संजय गांधी अस्पताल यहाँ पर मंगोलपुरी में बनाया, बाबू जगजीवन राम अस्पताल यहाँ
जहांगीरपुरी ने बनाया, और यहाँ लाल बहादुर शास्त्री बनाया, और हिंदू राव बनाया, और दूसरे यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल बनाए। लेकिन वहाँ से जो मरीजों को केवल जो बड़े अस्पताल हैं जो अंग्रेजों ने बनाए हुए थे, वहाँ पर केवल रेफर किया जाता है। वहाँ पर उनको जो है उचित जो है इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। और जो अंग्रेजों के बनाए हुए अस्पताल थे वो आज इतनी भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं कि वहाँ पर कोई भी एक सभ्य व्यक्ति जो है वहाँ जाना नहीं चाहता है, वहाँ खड़े नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर कीड़नाल की तरह से मरीज चलते हैं। तो ये बुरा हाल जो है ये मनुवादियों ने, हिंदूवादियों ने, जो आर्य जो लोग हैं उनकी सरकारों ने किया है। कांग्रेस ने और भाजपा ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। यहाँ पर वे लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात करते हैं, औषधालय खोलते हैं छोटे मोटे, लेकिन अंग्रेजों से कुछ सीखते नहीं है कि अंग्रेजों ने इतने बड़े बड़े जो विशालकाय अस्पताल बनाए हैं, तुम भी उनको देख करके ऐसे बनाओ। इसी तरह से भारत के अंदर जो चैरिटी का जो काम होना चाहिए वो चैरिटी का काम नहीं होता। यहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का काम होता है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी इनकम टैक्स एक्ट की हिसाब से इस देश के अंदर जो चैरिटी का काम होना चाहिए वो नहीं होता है। और यहाँ पर चैरिटी का मतलब ये होता है अंधविश्वास और पाखंड फैलाना। ये कहते हैं कि भाई चैरिटी के अंदर एजुकेशन है, और यहाँ हेल्थ है, और रिलीफ टू द पुअर है, और यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी है। लेकिन हम देखते हैं कि चैरिटी के नाम में जो प्राइवेट जो लोग हैं इनको मुफ्त में ज़मीन दी गई, इनको 1 रुपये गज के हिसाब से ज़मीन दी, और इन्होंने यहाँ पर निजी जो है स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, और यहाँ मंदिर खोले। और उन स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर मोटी मोटी फीस ली जाती है, वहाँ पर पूरा बिजनेस होता है। ये चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर व्यापार होता है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, बिजनेस होता है। लेकिन बावजूद इसके उनको पूरी छूट दी गई है, इनको इनकम टैक्स के अंदर पूरी छूट दी गई है, और बाबाओं को यहाँ बढ़ावा दिया गया है। जो ये इनकम टैक्स एक्ट 1968 है उसकी जो सेक्शन 2 है, उसकी सेक्शन 2 के 15 के अंदर ये जो डेफिनेशन चैरिटी की दी हुई है। और जो सेक्शन 11 है उसके अंदर ये लिखा है कि भाई इस देश के अंदर जो बाबा हैं, सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1968 का जो सेक्शन 11 है उसके अंदर 1A में लिखा है कि यहाँ के जो बाबा हैं उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये जो बाबा हैं ये चैरिटी का काम करते हैं, और जो इन्होंने जो ज़मीनें मिली हैं और जो मंदिर बनाए हैं इनके अंदर जो है वो चैरिटी का काम करते हैं। लेकिन वो अंधविश्वास और पाखंड बढ़ाने का काम करते हैं, और यहाँ पर लोगों को मारने का काम करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर वो इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं होता, और वहाँ भगदड़ मच जाती है। हर महीने कोई न कोई यहाँ के भारतवासी जो लोग हैं मनुवादियों की इस दुर्भावना की और इस तरह की चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की चपेट में आता रहता है, और इन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाने का काम किया है। ये जो भारत का संविधान का जो आर्टिकल 51 है उसके खिलाफ में है, क्योंकि वो 51 के अंदर तो ये कहा जाता है कि भाई स्टेट ये कोशिश करेगा कि देश के अंदर विज्ञान फैले और विज्ञान का दृष्टिकोण पैदा हो, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच बने। और आर्टिकल 13 कहता है कि जो पुराने रीति रिवाज है जो यहाँ की ऐसे जो कि बराबरी के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ऐसी प्रथाओं की सब समाप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से भारत जो आज़ाद हुआ और आज़ादी को 78 साल हुए हैं, तो भारत को विकसित होना चाहिए था और भारत के अंदर विज्ञान का बोलबाला होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर चुटकी भर विदेशी आर्य लोग आए हैं मध्य एशिया से, यूरेशिया से, इन्होंने भारत की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र की जो सरकार है, इनमें कब्जा करके यहाँ के जो डेमोक्रेसी को यहाँ पर वाइब्रेंट नहीं होने दिया। इसी तरह से देखते हैं कि भाई जो इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपनी चुटियाँ लगाते हैं, वो खुद तिलक लगाते हैं और अपनी जाति को अपने
चैम्बर के बाहर लिखते हैं, अपने गोत्र को लिखते हैं, चैम्बर के बाहर अपनी जाति को लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मुस्लिम लोग जब अपना नाम लिखते हैं या फिर वो अपना यहाँ पर पहचाने लगाते हैं, तो यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे जो जज हैं वो घबरा जाते हैं और यहाँ पर तरह-तरह के जो है रिएक्शन में आकर के कहते हैं कि आप जो ये लोग हैं दुकानदार, जो लोग मुस्लिम लोग हैं, उनको अपने वेज और नॉन वेज की पट्टियाँ लिखनी चाहिए। इसी तरह से जब लड़कियाँ मुस्लिम समाज की जब पढ़ती हैं और बुर्के में जाती हैं, तो वो कहती हैं कि इनके ड्रेस पे रोक लगाओ। वो अपनी खुद की ड्रेस के ऊपर कोई मतलब कि रोक नहीं लगाता है। वो तिलक लगाता है, चुटिया दिखाता है और जो अपना लाल पट्टा बाँध करके, लाल धागा बाँध करके बैठता है। जो न्यायाधीश जो लोग जब ऐसा करते हैं, तो दूसरे लोगों से वो क्या एसओपी की बात करते हैं। वो स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात नहीं करते। खुद के लिए तो नहीं करता, लेकिन दूसरे के लिए करते हैं। यदि कोई अपने आप को चमार साहब कहता है, चूड़ा साहब कहता है, तो उनकी पैंट गिल्ली हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद जाति लगाते हैं, दूसरे को रोकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज़। तो इस देश में सेकुलरिज़्म नाम की कोई चीज़ है नहीं है। और इसी तरह से जब अ, मुस्लिम धर्म के लोगों की बारी आती है कि भाई मुस्लिम लोग हैं, इनको आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 14-15 के हिसाब से आप इनको सॉरी इनको रिजर्वेशन दे दो, तो उनको रिजर्वेशन नहीं देते। वो कहते हैं हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देते, तो वो धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं और मुस्लिम लोगों की संख्या को पता करके मुस्लिम लोगों को वो आरक्षण नहीं देते हैं, नौकरियों में आरक्षण नहीं देते हैं। और यहाँ पर सबसे जो कमज़ोर जो लोग हुए हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के नाम में जाना जाता है, देश के अंदर वो 90% की आबादी के आसपास में है, उन लोगों ने जो है भागीदारी नहीं दी। और अभी कुछ दिन पहले ही 1 अगस्त को अभी 2024 को इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर का जो है आदेश सुनाया है कि राज्य सरकारें चाहें तो इनको कैटेगराइज करके और इनके अंदर और भी भेद पैदा कर सकती हैं और इनको आपस में लड़वा सकती है। इस तरह का उसने सजेशन दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। होना तो ये चाहिए था कि जो सरकारें हैं, उन्होंने इस देश के अंदर जो बैकलॉग है उसको पूरा करना चाहिए था और जो इन लोगों के लिए जो नॉट फाउंड सूटेबल के जो जिनको कैंडिडेटों को निकाला था, उनको ट्रेंड करके और दोबारा से लेने का और उनके अंदर और कुछ यहाँ पर उनके लिए अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए था। और यहाँ से जो आर्टिकल 16 है, उसके अंदर इंतज़ाम करना चाहिए था कि जो पिछड़े रह गए हैं, उनके लिए जो 22.5% के अतिरिक्त जो आरक्षण है, उसके अलावा उनको देना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए किया गया 50% से अलग उनके लिए 10% की व्यवस्था की गई। इसी तरह से बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी यहाँ पर जो है एक अलग से व्यवस्था करके जो यहाँ पर जिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लगा करके और अलग से उनको कोटा दे करके उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग जो फंडामेंटलिस्ट हैं और इस देश के अंदर जो मासूम जो लोग हैं, उनको धर्मांध बना करके और उनकी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं, उनके समय को बेकार कर रहे हैं, उनके पैसे को व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे कि ये लोग यहाँ पर विज्ञान फैलाने के बजाय लोगों को कहते हैं कि तुम कावड़ लेकर के आओ और ऐसे मौसम में उनको भेजते हैं जब यहाँ उत्तरी भारत के अंदर जो है बादल फटते हैं, यहाँ पर बाढ़ आती है और यहाँ सड़कें टूट जाती हैं और सब यहाँ पर इतना जो है बुरा हाल हो जाता है। उस वक़्त यहाँ पर लोगों को ये जो लोग हैं, ये गलत तरीके से वो भेज करके उनको गुमराह करते हैं। तो भारत के अंदर सेकुलरिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, भारत के अंदर विज्ञान फैलने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसी तरह से प्राइवेटाइज़ेशन इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि यहाँ पर जो अमीर जो लोग हैं, उन कुछ चंद घरानों को इन्होंने सरकार की ज़मीन दी और यहाँ पर सरकारी ये पानी लेते हैं और यहाँ पर कम
पैसों के अंदर ही उनसे काम करा लेते हैं और ये अरबों खरबों में खेलते हैं। लेकिन वहाँ पर जब सरकारी लाभ दिया जा रहा है तो ये यहाँ के नागरिकों को उसके अंदर कोई भागीदारी नहीं देते हैं। यहाँ पर गरीब लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सरकारी लाभ लेते हैं। जो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जो बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन सब के अंदर जो नौकरियां हैं वो पक्की होनी चाहिए और सब लोगों को उसके अंदर भागीदारी दी जानी चाहिए। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती के शासनकाल के अंदर प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां दी गई थी, इसी तरह से केंद्र की सरकार और अन्य राज्य सरकारों के अंदर भी सभी लोगों को वहाँ पर पक्का किया जाना चाहिए और उनको नौकरियां दी जानी चाहिए। तभी जाकर के हम समझेंगे कि भारत आज़ाद हुआ है और भारत की 78 साल की आज़ादी के अंदर भारत जो है कुछ यहाँ पर चिंतनशील और कुछ जिम्मेदार बना है। हम देखते हैं कि भाई भारत की जो डेमोक्रेसी है वो नॉन पार्टिसिपेटरी है और नॉन इंक्लूसिव है, कि ये लोगों को, जो गरीब लोगों को देख नहीं सकते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर सभी लोगों का वोट का अधिकार नहीं है। अखबार लिखता है, आज से कोई 5 साल पहले का आंकड़ा है कि 30 करोड़ जो भारत के अंदर जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो लोग गाँव से शहरों के अंदर आ गए हैं, उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है शहरों के अंदर और वो उन लोगों को वापस गाँव भगा दिया जाता है। जो लोग जहाँ काम करते हैं, जहाँ पर वो किराया देते हैं, जहाँ पर सालों साल वो रहते हैं और जहाँ वो ये भी जानते हैं कि भाई कौन विधायक और कौन सांसद उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो उनकी सुविधाएं भोगते हैं और इस तरह से वो अच्छे व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति है उसको चुन सकते हैं। लेकिन वो तो जहाँ रहते हैं, जहाँ देखते हैं, जिनकी सुविधाएं वो लेते हैं, उनको जो जानते हैं, वहाँ तो उनको वोट डालने नहीं दिया जाता, उनको गाँव में भगा दिया जाता है। तो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की जो धारा 19B है, उसके तहत एक कानून के साथ में खिलवाड़ है और उनको वर्तमान स्थान पर ही वोट डालने दिया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि आज भारत के अंदर जो सांसदों की संख्या है, जो विधायकों की संख्या है, वो 1971 की आबादी से ही है और ये जो है 60 साल तक चलेगी। 1931 तक इस देश के अंदर जो है 1971 के अंदर जो सांसद थे वही 60 साल जो बढ़ी हुई आबादी है इसकी सेवा करेंगे। कहने का तात्पर्य ये, आबादी कई गुना बढ़ गई है लेकिन उसके सांसदों की संख्या को, विधायकों की संख्या को नहीं बढ़ाया और ये भारत के जो संविधान के आर्टिकल 82 और 170 का जो है ये बलात्कार करके रखा है, उसके साथ खिलवाड़ करके रखी है। और ये जो काम है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट और भारत के निर्वाचन आयोग ने किया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट जो है वही डिलिमिटेशन कमीशन का निर्माण करते हैं और उन लोगों ने इस देश के अंदर जो है यहाँ पर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है उसको फ्रीज करके रखा है, उसको 2026 तक फ्रीज करके रखा है कि 2026 के बाद में जो सेंसस होगा वो 60 साल की आबादी के अंदर 60 साल की आबादी का जो आबादी की सेवा करने के लिए केवल उतने जो एमपी होंगे जो कि केवल 1971 में थे। जितनी संख्या 1971 में थी वो 1931 तक बराबर रहेगी जब आबादी बढ़ गई है। ये हम लोग जो हैं ना चीन से सीखते हैं, नहीं हम इंग्लैंड से सीखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर 7 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर 1500 के आसपास में वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन्स है और वहाँ पर उसमें राज्यसभा के मेंबर है जो 1500 के आसपास है, लेकिन भारत के अंदर ये 700 के आसपास में, जबकि भारत की आबादी तो 144 करोड़ है। तो ये अंडर जो रिप्रेजेंटेशन है और जो नेताओं का जो बैकलॉग बना के रखा है इसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब नेताओं का बैकलॉग रहेगा तो कर्मचारियों का और अधिकारियों का बैकलॉग तो निश्चित रहना है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। यहाँ के जो हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो दूसरे जो राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि भाई बैकलॉग पूरा करो, यहाँ पर अधिकारियों को, कर्मचारियों का बैकलॉग पूरा करो, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस देश के अंदर 1971 के बाद से जो नेताओं का जो बैकलॉग बन गया है, जो विधायकों का बैकलॉग बन गया है, जो सांसदों का बैकलॉग बन गया है, जो कि यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर है,
इसको कौन पूरा करेगा? और ये जो भारत के संविधान के आर्टिकल 82 और 170 के हिसाब से है, तो इस देश के अंदर सबसे पहले नेताओं का बैकलॉग पूरा होना चाहिए, विधायकों का है, सांसदों का ये बैकलॉग पूरा होना चाहिए, फिर कर्मचारियों का, अधिकारियों का बैकलॉग पूरा होना चाहिए, और जो यहाँ पर बैकलॉग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की जो नौकरियों का है वो पूरा होना चाहिए, जो कि आधे से कम ही वहाँ पर जो है पूरा किया गया है, और ये कैटेगराइजेशन की बात करने लग गए हैं। तो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो नॉन पार्टिसिपेटरी है और वो नॉन इंक्लूसिव नेस वाली है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। और यहाँ पर सब लोगों के लिए वोट का अधिकार नहीं है। आज देखा जाता है कि जिसके पास में घर है, मकान है, जो अपनी झुग्गी बना के रहता है और जो स्थायी रहता है, उसी के पास में ही वोट का हक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि बाबा साहब 1932 ईस्वी में सब लोगों के लिए वोट का अधिकार चाहते थे, लेकिन इस देश के अंदर तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। वो कहते थे वोट केवल अमीरों के लिए होना चाहिए और जो ग्रेजुएट हैं, जमीन का मालिया भरते, उनके लिए होना। आज भी ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप गरीब लोगों से पूछो, और विशेषकर जो लोग यहाँ पर पलायन करके आए हैं, जो माइग्रेट करके आए हैं गांव देहात से शहरों के अंदर, उन लोगों के पास पूछो कि क्या वोट का हक है। और यही कारण है कि लगता है कि भारत के अंदर की हर चीज़ आधार कार्ड से जुड़ी है, लेकिन वोट को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि वोट की चोरी करनी है। और जब वोट की चोरी करनी है तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो क्या कर रहा है, वो चोरी करवा रहा है। इसीलिए वो वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ना चाहता है। और आधार जबकि आधार है वो नहीं जोड़ने के कारण से आज जो वोट है, कोई वोट को कोई नहीं पूछता है। आज आईडी ऑफ द डे क्या है? आज आईडी ऑफ द डे आधार कार्ड है। वोटर कार्ड को कोई नहीं पूछता है। वोटर कार्ड को केवल जब 5 साल में चुनाव होता है तब पूछा। तो जय भीम बोलने वाले हमारे साथी हैं, जो अम्बेडकराइट राजनीति करने वाले लोग हैं, अम्बेडकर की बात करने वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ को देखना है कि भाई सब लोगों के लिए पास में वोट का अधिकार कहाँ है। वोट को एक जो है आईडी ऑफ द डे क्यों नहीं घोषित किया गया है? आज आईडी ऑफ द डे आधार कार्ड बन गया है। कभी भी आप पूछते हैं कि भाई आप आईडी दिखाओ तो आधार कार्ड को मांगा जाता है, क्योंकि आधार बायोमेट्रिक है। वोट को बायोमेट्रिक होने नहीं दिया है, और इसीलिए जो बोगस वोटिंग होती है, और भारत की जो वोटिंग परसेंटेज है वो घट गई है 50% के आसपास। अभी फिलहाल में जो लोकसभा के चुनाव हुई, 18वीं लोकसभा के चुनाव, उसके अंदर देखने को आया कि भारत के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज घट गई है। तो ये आज़ादी के 78 साल के बाद का ये हाल है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो नॉन पार्टिसिपेटरी है, और यहाँ पर नॉन इंक्लूसिवनेस वाली जो डेमोक्रेसी है। तो भारत के अंदर जो वोट है वो सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और जो जहाँ रहता है वहीं पर ही उसको वोट का हक मिलना चाहिए। और वोट को जो है यहाँ पर यूआईडी से जोड़ना चाहिए, वरना फिर वोट को यहाँ पर बायोमेट्रिक बनाना चाहिए। और जितने भी जो बैकलॉग है उसको बैकलॉग को भरना चाहिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का है, बैकवर्ड क्लास का है या जनरल कास्ट का है, सब बैकलॉग को यहाँ पर भरना चाहिए। और विशेषकर जो नेताओं का जो बैकलॉग है, जो आर्टिकल 82 और 170 के अंडर में आता है, हम विधायकों का बैकलॉग, सांसदों का बैकलॉग निकाल करके यहाँ पर जिस कंट्री ने आपको संगोल वापस लौटाया है, इंग्लैंड ने, उससे संदर्भ लेकर के कि वहाँ की 7 करोड़ की आबादी के लिए यहाँ पर 1500 एमपी और एमएलए, वहाँ पर 1500 राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर हैं। हाउस ऑफ द कॉमन्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग 1500 हैं। तो भारत की जो लोकसभा है और जो यहाँ की राज्यसभा है, उसके अंदर क्यों यहाँ पर 800 के आसपास में मेंबर हैं? तो ये हमको देखना चाहिए। भारत के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, ताकि भारत के अंदर जो रिजर्वेशन का जो बैकलॉग है वो भी पूरा हो सके, और यहाँ पर लोगों की हालत का भी पता लग जाए, और यहाँ पर जो है उसके आधार पर यहाँ पर डिलिमिटेशन भी बैठाया जा सके। और डिलिमिटेशन के हिसाब से यहाँ पर जो 1971 के अंदर फ्रीज कर दिया था 2026 तक, उसकी वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और आर्टिकल 14 के तहत स्टेट को इंतजाम करना चाहिए कि भाई यहाँ पर सभी लोगों को इक्वलिटी की दृष्टि से देखना चाहिए, और विशेषकर जो कमजोर जो लोग रह गए हैं उनको इक्वल बनाने के लिए इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि स्टेट को कोई रोकता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रोकता नहीं है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम लोगों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि भाई जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर
और स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मुस्लिम लोगों को भी उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, उनके लोगों को आर्टिकल 16 के अंडर में जो यहाँ पर पार्ट 2 है, उसके तहत यहाँ पर नौकरियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको भी प्रमोशन में आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चंद लोग ही यहाँ पर जो प्रमोशन के लिए बैठे हैं। तो इस तरह के ये भेदभाव जो है यहाँ पर बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जातीय जो भेदभाव है ये आर्टिकल 17 के तहत एक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने का आता है। जब इस देश के अंदर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ही अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा, तो बाकी लोगों की क्या कहानी होगी, ये आप स्वयं जान सकते हैं। तो भारत के अंदर जो है यहाँ पर गाँवों का विकास होना चाहिए। यहाँ पर छोटे मोटे जो शहर है उनका विकास होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो गया शहरों के अंदर ये रुक सके। और जो शहरों के अंदर जो भीड़ बढ़ गई है, जो कि ये दिखाई देता है कि आबादी बढ़ गई है, वैसे भारत की आबादी घट रही है। भारत के अंदर फर्टिलिटी रेट घट रही है। पहले जिन लोगों के 10-10 12-12 बच्चे होते थे, आज उनके 1-2 बच्चे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जो है उनके बच्चे हो ही नहीं रही हैं। तो इस तरह से भारत के अंदर बड़े सुधार की ज़रूरत है। तभी जाकर के हम समझते हैं कि भारत की जो है वो आज़ादी के कोई मायने हैं। और यहाँ पर जो है बाबाओं पर बैन लगाना चाहिए। जो इनकम टैक्स एक्ट का जो एक्ट 68 है, उसके सेक्शन 11 के अंदर लिखा हुआ है कि जो बाबाओं की ज़मीन जो है वो चैरिटी के लिए यूज हो रही है, वो चैरिटी के लिए नहीं, अंधविश्वास फैलाने के लिए यूज हो रही है। बाबा यहाँ पर यदि फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री ट्रीटमेंट देते हैं एजुकेशन का, उसके लिए वो होना चाहिए। और यहाँ पर चैरिटी की डेफिनेशन को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। और जो यहाँ के जो लोग फ्री में 1 रुपए की गज के हिसाब से जो जमीन लेकर के स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेज अस्पताल खोले हुए हैं और यहाँ पर बिजनेस का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कई लाखों का बिल बना देते हैं अस्पताल के अंदर, इसी तरह से करोड़ों की फीस लेकर के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हुए हैं, उनको चैरिटी के सेक्शन से बाहर करना चाहिए और उनको बिजनेस घोषित करना चाहिए और उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। उनको भी और यहाँ पर ईवीएम को बैन करना चाहिए, यहाँ पर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर अभी जो फिलहाल में यहाँ की एनजीओ ने वो की और बहुत सारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने किए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स, उन्होंने यहाँ पर बड़ा मूवमेंट छेड़ा। और बहुत सारे लोगों ने, जब इस देश की 70% से ज़्यादा जनता ये चाहती है इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, तो यहाँ बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो रही? ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम जो है किसी भी देश के अंदर नहीं होता है, और भारत के अंदर भी ईवीएम जो है वो बैन होना चाहिए और यहाँ पर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तभी जाकर के आप भारत के अंदर एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जो है क्लियर मैंडेट जो है वो ला सकते हैं और भारत की डेमोक्रेसी को आप बचा सकते हैं। तो आज जो 78 साल की आज़ादी के अंदर हमने देखा कि क्या हमने किया है और हमने क्या नहीं किया है, ये इसका लेखा जोखा मैंने मोटा-मोटा आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है, लेकिन ये बातें कहना ज़रूरी है, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे डेमोक्रेसी मानी जाती है। तो इसको वाइब्रेंट बनाना है और इसको साफ-सुथरा बनाना है और यहाँ पर सभी लोगों को हिस्सेदार बनाना है, तभी जा कर के यहाँ महापुरुषों का जो सपना है और देशभक्तों का जो सपना है, वो साकार होएगी। देश के अंदर समानता का राज आएगा और यहाँ पर जो है जो आर्थिक मुक्ति होगी और सामाजिक परिवर्तन होगा। इसके साथ मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। पुनः देशभक्तों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ, महापुरुषों को नमन करता हूँ। सबको साधुवाद। इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।